तो यहाँ पर मैं बात करूं पीपीबी के कितने, जो हमारा पीपीबी एग्जामिनेशन होने वाला उससे रिलेटेड। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है टेन्योर, या फिर इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, राइट। स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, जिसको हम SNRR अकाउंट बोलते हैं, राइट। जो स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट होता है, इसकी अगर बात करें तो मैक्सिमम टेन्योर क्या हो सकता है इस अकाउंट का। मतलब ये अकाउंट स्पेशली खोला जाता है, हाँ, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टाइम बीइंग के लिए एग्जैक्टली ये हमेशा नहीं चलेगा, एक पीरियड फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। तो वो फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा। देखिए ऑप्शन है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स या 7 ईयर्स। कितने साल के लिए आप इसको, जो SNRR अकाउंट होता है, इसको आप ओपन कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 ईयर। दूसरा, अगर इसको आपको रिन्यू करवाना है, अगर इस अकाउंट को दोबारा से रिन्यू करवाना है, तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको लेना होता है RBI का अप्रूवल। अप्रूवल किससे लोगे आप, RBI से लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एथिक्स, है ना। अभी हमने एथिक्स की क्लासेस भी पढ़ी हैं कुछ, तो एथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है मिक्स्ड में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो करेक्ट नहीं है इन रिलेशन टू एथिक्स। एथिक्स के संबंध में कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो करेक्ट नहीं है, राइट, या कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो इन स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, मींस इनकरेक्ट है। एथिक्स एक सेट ऑफ मोरल स्टैंडर्ड होता है, और वो वैल्यू जो हम एक्सेप्ट करते हैं सोसाइटी में, और वो हमें गाइड करता है, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करेगा, उसको हम बोलेंगे एथिक्स। एथिकल प्रिंसिपल, नैतिक सिद्धांत जो होते हैं वो यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, मतलब सबके लिए सेम जैसे होते हैं। एथिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, ये क्या होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, कठोर, आदेशात्मक, की नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा टाइप्स। और ये कहता है नन ऑफ दी अबव। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जहां ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इन चार में से इनकरेक्ट है। बताइए A, B या फिर C। एग्जैक्टली देखो ये तो सही है, ये भी सही है, यूनिवर्सल होता है, नन ऑफ द अबव इसका आंसर है नहीं। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका एथिक्स जो होता है ना, ये कैसा, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता नेचर में, तो कैसा होता है, अडॉप्टेबल होगा, हम इसको अडॉप्ट करेंगे और ये चीजें इसमें मोल्ड हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही होगा, नो, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। लोन्स रिपेबल फॉर मोर देन 36 मंथ्स, यदि हम कोई भी लोन की बात करें जिसकी अदायगी, लोन की अदायगी जो है वो 36 महीने, बोले तो कितने, 3 इयर्स तक की मैं बात करता हूं, आर टर्म्ड एज द शॉर्ट टर्म लोन। अगर हम बात करें किसी भी लोन की, जो भी हमारे पास लोन है, उस लोन को यदि हम रीपे कर रहे हैं, मतलब लोन को हम चुका रहे हैं कितने टाइम में, 36 महीनों से ज्यादा समय के लिए, 3 साल से ज्यादा के लिए, तो उसे हम शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। और इसमें हम इंक्लूड करेंगे वो लोन्स जो कि माइनर इरिगेशन के लिए होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट कैसा है, ये ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मैथ्स तो है नहीं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ये नहीं है भाई, हम डिटरमाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ इसका कंडीशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या आधा सही हो सकता है कि भाई सर यहाँ तक का तो सही है, इसके यहाँ तक का सही है, एंड के बाद का इनकरेक्ट, तो पार्शियली सही, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है ये क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो स्टेटमेंट है ये है फॉल्स। क्यों है फॉल्स, ये फॉल्स इसीलिए है क्योंकि अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म लोन की, तो आप हमेशा याद रखना शॉर्ट टर्म लोन जो होगा ना वो होगा अप टू 18 मंथ्स ओनली। कितने टाइम के लिए, 18 मंथ्स के लिए होगा। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन मिल गया आपको, या एग्रीकल्चर के लिए लोन मिला, तो ये सारा आपका किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म में, अप टू 18 मंथ। और अगर ये 36 मंथ्स की बात की या मोर की, तो फिर ये टर्न हो जाएगा किसमें, ये चला जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन में, राइट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब होता है मूल्य, हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो मूल्य होते हैं जीवन में या किसी भी चीज की वैल्यूज जो होती हैं, उस वैल्यूज का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो होगा वो नहीं होगा। पहला स्टेटमेंट है वैल्यूज आर रिलेटिवली परपेचुअल एंड रेजिलियंट टू चेंज, या तो ये कैसी होती हैं जो चेंज हो सकती हैं। ठीक है भाई, वैल्यूज जो होती हैं वो प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड किस चीज का, कॉम्पिटेंस और मोरालिटी का। सही बोल रहा है एकदम ये। वैल्यूज आर लार्ज इन नंबर, क्या बोल रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी होती हैं। ठीक है, देखते हैं। वैल्यूज हैव कंटेंट अलोंग विद स्ट्रेंथ एंड डिस्टिंक्टिव फीचर। ये वाला क्वेश्चन JIIB 2023 में आया था, में एग्जाम में पूछा जा चुका है सेम क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये बताइए। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इसका होना क्या चाहिए, वैल्यूज आर इन लेस नंबर, और यहां क्या दिया है, लार्ज नंबर। तो पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो वैल्यूज होती है ना वो फ्यू इन नंबर्स होती हैं, लार्ज इन नंबर्स नहीं होंगी। राइट, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ सी हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5th पर आए, उसके पहले इसकी जो वैल्यूज होती है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वैल्यूज के, वो देखते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस मोरालिटी प्रोवाइड करेगा। वैल्यूज आर नॉट लार्ज इन नंबर, वी हैव अ फ्यू सेलेक्टिव वैल्यूज, तो ज्यादा नंबर नहीं होते हैं, लिमिटेड नंबर में ये हमारे पास होगी। राइट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखिए। जनरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनरली नॉर्मल केस में जो फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म होती है, इसमें कितनी स्टेजेस होती हैं। जैसे आपको पता है ना कि हम बोलते हैं सर जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में 3 स्टेज होती हैं। जैसे कि कैसे वो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस होता है, तो कितनी स्टेज होती है मनी लॉन्ड्रिंग में, 3 स्टेजेस होती हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इज सेइंग दैट हाउ मेनी, कितनी यहाँ पर स्टेजेस होंगी किसमें, फाइनेंसिंग टू टेररिज्म में। आतंकवाद को जो हम वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, हम नहीं, मतलब जो भी प्रदान करेगा, तो उसकी स्टेजेस कितनी होंगी। तो ऑप्शन है आपके पास में 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज या फिर 5 स्टेज। बताइए कितनी स्टेजेस यहाँ पर होंगी। मैं आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 4 स्टेज का। क्यों, क्योंकि इसकी 4 स्टेज होती है ऐसे कि सबसे पहले हम पैसा क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने किया फंड को रेज, मतलब आपका क्या हो गया, रेजिंग, आपने पहले पैसा इकट्ठा कर लिया। अलग अलग देशों में जो सिंपैथाइजर्स होते हैं, किनके, जिनको सिंपैथी होती है आतंकवादियों से, वो लोग मिलकर के क्या करते हैं यहाँ पर, तो सिंपैथाइजर्स होते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं अलग अलग देशों में। फिर उस फंड को पहुंचाया जाता है, मूव किया जाता है उन देशों में जहां पर इसको आसानी से रखा जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद इसको स्टोर करके लॉन्ग टर्म तक रखते हैं, ताकि जहां पर यूज हो वहां से भेजा जा सके। और लास्ट में फिर इसका यूज किया जाता है बाय द टेररिज्म, जो हमारे ग्रुप होते हैं, आतंकवादी संगठन होते हैं, वो इसका यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 स्टेजेस होंगी, रेजिंग, मूविंग, स्टोरिंग, और लास्ट होगी इसकी यूजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राहुल एक पर्सन है जिसने रिसीव किया एक नोटिस फ्रॉम द इनकम टैक्स रिगार्डिंग हिज नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन लॉ। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, फिर से करा रहा हूं, याद रखिएगा। इन दिस रेफरेंस ऑन व्हाट ग्राउंड विल हैव विच रिलेशनशिप विद द बैंक विल गेट टर्मिनेट। अब जो राहुल नाम के व्यक्ति हैं उसने क्या किया है, टैक्स पे नहीं किया। अब टैक्स पे नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनके अगेंस्ट एक नोटिस भेज दिया है। अब किस ग्राउंड पर, किस लेवल पर हम बात करें कि इसका जो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है ना, उसे हम यहाँ पर टर्मिनेट कर सकते हैं, तो वो कौन सा ग्राउंड होगा, क्या स्थिति होगी। पहला, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉलेंट्री टर्मिनेशन, ये पहला होता है ऐच्छिक, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार अनुसार, कि मेरी इच्छा है, मैं बैंक से कस्टमर रिलेशनशिप जो बना रखा है उसको क्या करना चाहता हूँ, टर्मिनेट करना चाहता हूँ, तो ये बैंकर कस्टमर के साथ की बात होगी। राइट, क्लियर। दूसरा कहता है यहां पर,
राइट। दूसरा कहता है, जो सेकंड वन है वो कहता है इन द ग्राउंड ऑफ डेथ ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की डेथ हुई क्या राहुल की, नहीं तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑन द ग्राउंड ऑफ गार्निशी ऑर्डर, ऑन ग्राउंड ऑफ बैंक्रप्सी ऑफ अ कस्टमर, तो बैंक्रप्सी है नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑन ग्राउंड ऑफ द गार्निशी ऑर्डर, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गार्निशी ऑर्डर के ग्राउंड पर इस बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट, मतलब खत्म कर देंगे, राइट। चलिए, which of the following measures is not necessary for review of grievance redressal machinery by public sector बैंक, मतलब क्या हुआ इसका, बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, कौन से उपाय हैं जो यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे जरूरी रूप से जब हम रिव्यू करेंगे ग्रीवियांस रेड्रेसल मशीनरी को। ग्रीवियांस रिड्रेसल मशीनरीज का मतलब होता है जो कस्टमर की शिकायत आती है उन शिकायतों का निराकरण करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं। तो वही रेड्रेसल को जब हम क्या करते हैं, उस मशीनरी को रिव्यू करते हैं, तो कौन सी चीज है, कौन सा उपाय है जो हम नहीं यूज करेंगे, किसके द्वारा, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा। नंबर 1, हम अपॉइंट करेंगे पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, हम कंसीडर करेंगे शिफ्टिंग ऑफ द एम्प्लॉयज को शिफ्ट करने की बात कर लेंगे, हम सबसे पहले उन एरियाज को पहचानेंगे जहां पर लार्ज नंबर ऑफ या फिर जहां पर बड़े नंबर पर कंप्लेंट आ रही हैं या लगातार कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं। टू इंक्लूड सेशंस ऑन कस्टमर सर्विस, और कस्टमर सर्विस के आधार पर हम क्या करेंगे, सेशंस की, ताकि हम कस्टमर्स को क्या करें, सेशंस लेंगे ताकि कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दे सकें। तो कौन सी चीज होगी जो जरूरी नहीं है, देखो जरूरी नहीं होगा क्या, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर को अपॉइंट करें तो जरूरी है यार, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वो एरिया पहुंचाओ जहां से सबसे ज्यादा कंप्लेंट आ रही है, कंप्लेंट बढ़ रही है, बिल्कुल इसको भी करेंगे। कस्टमर सर्विस अच्छी देना है तो ये भी किया जाएगा। तो ये नहीं करेंगे भाई, ये मेजर नहीं होगा हमारा किसका, ग्रीवियांस रेड्रेसल मशीनरीज का, कि हम यहाँ पर हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको शिफ्ट करें। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन जो पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश ऑफर्स टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस that assist financial supervisory authorities in managing regulatory compliances। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ऑफर करता है, जो प्रोवाइड करता है टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, जो असिस्ट करेगा, असिस्ट करेगा मतलब जो प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सुपरवाइजरी अथॉरिटीज, ताकि मैनेज कर सके हम किसको, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा बनाए गए सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस को आगे बढ़ाना, उनके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कराना, राइट। बताइए, तो इसमें से ये कौन सी चीज है जो ये ऑफर करेगी, रिकटेक, फिनटेक, सुपटेक या डिस्टेक, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नाम से ही समझ जाइए बात किसकी हो रही है, सुपरवाइजरी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सुपटेक, राइट। सुपटेक वो क्या होगा यहाँ पर, ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है, जैसे हमारा आरबीआई है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है सर, सीबी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पीएफआरडीए है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इसके अलावा मैं बात करूं आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी की, सेबी हो गया, पीएफआरडी हो गया, आरबीआई हो गया, अब बचा आपका एडा। ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके रेगुलेटरी अथॉरिटीज है। अब ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है ये मैनुअल काम करते थे, अब ये चाहते हैं कि इनके अंडर आने वाली जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जैसे आरबीआई के अंडर आने वाले सारे बैंक्स, एफआईज जो इसके अंदर आते हैं, एनबीएफसी, उनको कोई रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, तो एक डिजिटली रूल्स रेगुलेशन बताए और उन तक वो पहुंच जाए और उससे वो देख पाए कि ये सही तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन होता है ना, जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज को दिया जाता है, वो कहलाता है सुपटेक। फिर सर ये रेगटेक, ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ आएगा, राइट। तो ये सुपरवाइजरी अथॉरिटीज हमारी, ये रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी दोनों है। तो रेगटेक सुपर रेगुलेटरी के लिए और सुपटेक सुपरवाइजरी के लिए। तो सुपरवाइजरी कोई भी हो सकता है, ये मैंने आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज बता दिए, ये रेगटेक में आ जाएंगे। अब मैं बात करूं सुपरवाइजरी, तो सुपरवाइज कौन करेगा, तो इन जनरल जो रेगुलेट करता है ना वही सुपरवाइज भी करता है, ठीक है। फिनटेक मतलब वो कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी और वो एकदम से टेक्नोलॉजिकल कंपनीज बन गई, जैसे जैसे कि पेटीएम वगैरह हुआ, ठीक है। एक होता है फिनटेक और एक होता है टेकफिन।
बहुत कंफ्यूजन होता है सर इसमें, टेकफिन्स और फिनटेक में। देखो टेकफिन कौन, कोई भी कंपनी जो पहले से जिसका प्रेजेंस मार्केट में था और वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकल काम कर रही है। जैसे जैसे मैंने बात की आपसे कि गूगल पे, अब ये जो गूगल है ये तो पहले से एक कंपनी टेक्नोलॉजी में से इन्वॉल्व थी, इसने फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू कर दी, तो ये बन गई आपकी गूगल पे क्या बन गई, टेकफिन। तो इसको हम बोलेंगे टेकफिन। और फिनटेक जो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही थी आगे चल के टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो गई, उसको हम बोलेंगे फिनटेक। राइट, समझ आ गया। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। व्हाट आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद या वो चीजें जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, टू द बेसिक रूल ऑफ द सिक्रेसी ऑब्लिगेशन। सिक्रेसी ऑब्लिगेशंस की बात करें, बैंक के पास में कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बैंक को एक्सेप्ट करनी होती हैं, उसको हम बोल रहे हैं ऑब्लिगेशंस की, ये चीज आपको माननी पड़ेगी। ऑब्लिगेशंस की बात करें, सिक्रेसी का मतलब होता है कि कुछ चीजों को सीक्रेट रखना, उसे ओपन नहीं करना। नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है अपन को एक्सेप्शन ढूंढना है ना, जहां पर हमें डिस्क्लोज करना है और कंपल्शन है कि पब्लिक ट्रस्ट अटैच किया गया है और वहां पर हमें किसी चीज को क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, जिसके साथ पब्लिक का भरोसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट वो पब्लिक ट्रस्ट नहीं, ये जनता का भरोसा है। हमें कभी कभी कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं क्योंकि जनता का भरोसा उससे जुड़ा हुआ है। जहां पर डिस्क्लोजर जरूरी है विद एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट ऑफ द कस्टमर, जहां कस्टमर की जरूरी है कि वो हमें क्या करना है, हमें उस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर हम क्या करेंगे, कस्टमर का कंसेंट भी लेंगे। ठीक है भाई, द इंटरेस्ट ऑफ द अदर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कि जो इंटरेस्ट है, जो हित है, वो किसका, अदर इन्वेस्टमेंट का भी वहां पर जरूरी होगा। बताइए, अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। ओनली 1 और 2, ये और ये, ओनली 2 और 3, ये और ये, ओनली 1 और 3, ये और ये, या फिर ओनली सेकंड। तो अपवाद की अगर मैं बात करूं, एक्सेप्शन की, कि हाँ इसको छोड़ सकते हैं, ये जरूरी है, कंपल्शन है, ये कंपल्शन है, ये होता है आपका एक्सेप्शन, कि जहां पर डिस्क्लोजर हम कर रहे हैं एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जो हमें कंसेंट लेना पड़ रहा है किससे, कस्टमर से, तो ये होता है आपका यहाँ पर एक्सेप्शनल बेसिक रूल सीक्रेसी ऑब्लिगेशन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एनी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, किसी भी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में यहां पर 3 टाइप के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं जो कि होते हैं, नंबर 1 कैश डिपॉजिट क्लियरिंग, कैश क्लियरिंग ऑटोमेशन, कैश क्लियरिंग ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर ऑटोमेशन। बताइए क्या होते हैं ये। राइट, वेरी गुड। तो यहां पर क्या होगा, कैश होगा, ठीक है, क्लियरिंग होगा और ट्रांसफर होगा, CCT। तो स्टेटमेंट नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर कैश ट्रांजैक्शन भी होंगे, क्लियरिंग भी होगा, और क्लियरिंग के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफर भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, कई तरीके से पूछा जाता है ना, मेनी वेज का मतलब क्या हुआ, अलग अलग तरीके से, कई तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। जैसे जैसे कि मैं बात करूं यहां पर, है ना, देखिए ये कह रहा है कि पीरियडिक अपडेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन एटलीस्ट एवरी डैश ईयर फॉर लो रिस्क कैटेगरी कस्टमर। क्वेश्चन टॉपिक KYC, AML KYC गाइडलाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर बोल रहा है नो योर कस्टमर में कि जितने भी हमारे लो रिस्क कस्टमर होते हैं उनके लिए, लो रिस्क कस्टमर जो होते हैं उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको पीरियडिक अपडेट करवाना पड़ता है, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में हमें उसे अपडेट करना जरूरी है। तो कम से कम एटलीस्ट कितने सालों के बाद में या कितने हर वर्षों के बाद हमें हमारे लो रिस्क कैटेगरी कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना है, हर 2 साल में, हर 5 साल में, हर 8 साल में, या हर 10 साल में। बताइए। हम्म हम्म राइट, सो करेक्ट आंसर होगा इन एवरी 10 ईयर्स।
हर 10 साल में हम क्या करेंगे, लो रिस्क का करेंगे, मीडियम रिस्क का यहां जाएगा और हाई रिस्क जाएगा हर 2 साल में। देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये रिस्क विस्क है क्या। क्या होता है, केवाईसी में बैंक जो होते हैं उन्होंने अपने कस्टमर्स को कैटेगराइज कर रखा है 3 अलग अलग कैटेगरी में। पहली कैटेगरी हाई रिस्क कस्टमर, दूसरी होती है मीडियम रिस्क कस्टमर और तीसरा होता है जो कि लो रिस्क कस्टमर्स होते हैं। इन तीनों ही तरीके के कस्टमर्स के लिए जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको पीरियडिकली अपडेट करना होता है। तो हर कस्टमर के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है कि हर इस टाइम के बाद अपडेट करना है, वो यहाँ पर अलग अलग होगा कि हाई रिस्क कस्टमर हर 2 साल में, मीडियम और जो हाई रिस्क कस्टमर होगा वो 2 साल में, और जो लो रिस्क कस्टमर होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, हर 10 साल में अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट कराएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मेन ऑब्जेक्टिव है मेजर्स जो हम लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का। यदि आपको मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो कौन से या कौन सा मेजर आपको यहाँ पर उपाय जो होगा वो यूज करना पड़ेगा। नंबर 1, टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। हमारी जो समाज है उस समाज में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज फैल रही हैं उनको फैलने से हम रोक लें, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, टू सेव गार्ड द इकोनॉमी फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइम। हम हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लें किससे, वित्तीय जो अपराध होते हैं उनसे, जैसे फ्रॉड है या लूटपाट वगैरह हो जाती वो। टू प्रिवेंट टेररिस्ट, जो हमारे टेररिस्ट हैं, हमारे नहीं मतलब जो टेररिस्ट हैं उनसे अपने आप को रोक लें कि उनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज ना रहे, मतलब उनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको हम रोक लें, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इतना आसान क्वेश्चन है, कोई भी बता देगा सर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगला, तैयारी आप लोगों की अच्छी चल ही रही होगी, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। बाकी हम लगे हुए हैं, बैच भी आ गया है, क्रैकर बैच, एनरोल कर लेना इसमें जिन्होंने नहीं किया है। जिनको एक्सेस है, किनको एक्सेस है, उसका भी एक वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है कि किसको इस बैच का एक्सेस मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी परेशान है आप लोग, है ना। करेक्ट, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है दे आर दी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल्स। तो इसमें एक आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर, जो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं इनका मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है, राइट। 6 महीने होगा, 9 महीने होगा, 1 साल होगा या 3 साल होगा, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होना क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अप टू अ ईयर। अब इसको याद रखने का आपको एक और तरीका बताता हूं। जो भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनका मैक्सिमम मैच्योरिटी जो होता है, मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो क्या होता है, तो जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है ना वो हमेशा अप टू अ ईयर होगा, किसका, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे ना तो मुझे नहीं पता, मैक्सिमम की बात की मैं आपको आंख बंद करके बता दूंगा अप टू 1 ईयर होना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का फीचर ही होता है, या मनी मार्केट का फीचर होता है कि इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे वो अप टू अ ईयर के लिए होते हैं। तो इनकी मैच्योरिटी हो गई। अच्छा ये तो बात हो गई मैक्सिमम की, चलो सर मिनिमम और बता दो। तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड जो होगा हमारा किसका, सीडी का, वो होता है 7 डेज का, राइट। कितना, 7 डेज, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हो गया, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जो बना है हमारा MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006, ये जो पेमेंट होती है यदि ये सप्लाई करते हैं माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज यूनिट्स, तो उनको जो पेमेंट है वो रिसीव होनी चाहिए उस दिन या बिफोर द एग्रीड डेट,
सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डेट फ्रॉम द डिलीवरी, जब तक ये डिलीवरी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उस डिलीवरी के दिन या उसके कितने दिनों के अंदर तक उनको माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी की पेमेंट मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी। वेरी गुड, करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 45। और जो न्यू क्राइटेरिया आया वो भी बता देता हूं। न्यू क्राइटेरिया फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो देखो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का क्राइटेरिया है। यहां पे अगर मैं बात करूं माइक्रो एंटरप्राइजेस की तो 5 CR, ठीक है। सॉरी 10, 50, वेट अ मिनट, एक मिनट, इसको रुकिए, इसको अपन अगली स्लाइड में बताता हूँ ना मैं, एक मिनट। 1550, हाँ राइट, ठीक है। ये होगा आपका 1 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, 1550, 5, 25, सॉरी ये हो जाए 10 CR, इट्स वुड बी 5 5 is 25 एंड ये होगा 250 CR का, राइट। यहाँ आएगा 5 CR। मैं बता देता हूँ क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, 5 करोड़ यहाँ, 50 करोड़ यहाँ। टर्नओवर 5 करोड़, ये 25 करोड़, सॉरी ये 50 करोड़, ये 25, और ये हो जाएगा 250 CR का क्राइटेरिया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी मैं आप लोगों को शायद इसकी प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, इसमें ये अपडेट हो गया, आप चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू एटीएम ट्रांजेक्शन। अगर एटीएम ट्रांजेक्शन में कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं तो उसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, कैसे उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, वो कहाँ रिजॉल्व होंगे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बैंक कैन हैव बायलेटरल सेटलमेंट अरेंजमेंट। बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय। इशुइंग बैंक विल बी सोलली लाइबल, जो इशुइंग का बैंक होता है ना, वही यहाँ पर जो भी कस्टमर को लॉस होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्वायरिंग बैंक जो होता है ना, वही यहाँ पर लाइबल होगा किसी भी तरीके के कस्टमर के लॉस का। और जो सेटलमेंट होगा ना, वो एटीएम सर्विस प्रोवाइडर ही देगा आपको, जो भी डिस्प्यूट होता है उसका। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर डी। एटीएम ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो हमेशा सेटल किए जाएंगे थ्रू द एटीएम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही। इसमें बैंक्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई, देखें। 25 क्वेश्चंस हैं ना। मेजर्स S&M, S&M नाम का एक मेजर्स है। मेजर्स का मतलब होता है कंपनी, एक फर्म है, ये मैन्युफैक्चर करती है वाटर बॉटल्स को। ये वाला क्वेश्चन आपके JIB में एग्जाम में पूछा गया था। सेम न्यूमेरिकल है, ये सेम क्वेश्चन आया था एज इट इज, वैल्यूज थोड़ी सी चेंज थी बस, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप ये था। तो यहाँ पर कह रहा है कि वाटर बॉटल बनाते हैं, एनुअल टर्नओवर जो होगा इनका फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है 60 लाख। क्या है ये, एनुअल टर्नओवर। और इनका जो टारगेट है ना, ग्रोथ टारगेट की आने वाले टाइम में 22-23 में ये 25% का क्या करने वाले हैं, ये इनको क्या मिलने वाला है, जो 50% है उसकी ग्रोथ रहेगी। तो आपको ये बताना है कि बोरोअर्स फाइनेंस, कितना बोरोअर को फाइनेंस मिलेगा अकॉर्डिंग विद द टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड के हिसाब से हमारा जो बोरोअर होगा उसको कितना यहाँ पर पैसा मिलने वाला है। करो कैलकुलेट, 1 मिनट का टाइम सिर्फ। वैल्यूज में यहाँ लिख देता हूं। एनुअल टर्नओवर 60 लाख, ग्रोथ 50%,
ईयर को हम 360 डेज ले लेते हैं, एक ईयर को हम 360 डेज लेकर के चल लेते हैं, राइट। करेक्ट। तो ग्रोथ अगर इसकी 50% हो जाएगी, मतलब ये 60 लाख का हम क्या कर लें, 60 इंटू 150% निकाल लिया जाए, तो ये 2021-22 का आपके पास 60 लाख है, और ग्रोथ कितनी है नेक्स्ट ईयर की 50%, मतलब मोर देन 50%, तो ये आपका हो जाएगा 90 लाख। ये अमाउंट में हमने निकाल लिया है नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बताता हूँ। करेक्ट आंसर होगा 4.5 लाख। कैसे होगा वो हम निकाल लेते हैं, या मैं बता देता हूँ, ये बना ही हुआ है, आपके पास भी पहुंच जाएगा। ग्रोथ ड्यूरिंग द टर्नओवर, ये आपको बता दिया है कितनी है, 50%, जो कि कितनी है 60 लाख, इंटू 0.50 अगर हम करें तो ये कितनी की होगी, ये टोटल 90 लाख हो गया। लेकिन अगर मैं इसकी 50% वैल्यू निकालूं, ये मैंने 150 निकाला है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो ये मुझे मिल जाएगी कितनी, 30 लाख। मतलब इस साल मैंने 60 लाख का किया है, अगले साल मैं 90 लाख का टर्नओवर लाऊंगा, और 30 लाख जो होगा वो डिफरेंस है मेरा, मतलब वो प्रॉफिट है या टर्नओवर में ग्रोथ मुझे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर प्रोजेक्टेड टर्नओवर की मैं बात करूं तो वो कितना है, 60 लाख है प्लस 30 लाख, मतलब 90 लाख, जो कि मैंने यहाँ डायरेक्टली आपको वैल्यू दे दी थी। अब आपको क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, बोरोअर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना वो 5%, मतलब जो होगा वो 1/5 होगा किसके, 5% होगा किसके, इस टोटल टर्नओवर के। तो निकाल लो आप इसका 5%, 90 लाख का 5% आपको मिल जाएगा 4.5 लाख। करेक्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा, तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो 25% होती है एनुअल टर्नओवर के, जो कि 4/5 होगी, और 20% ऑफ द प्रोजेक्ट जो होगा वर्किंग कैपिटल का वो कितना हो जाएगा, फाइनेंस किया जाएगा, और बैलेंस जो 1/5 होगा जिसे हम 5% बोल रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर का ये बोरोअर को फाइनेंस कर दिया जाएगा। न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो आईईआईएफएस और पीपीबी के न्यूमेरिकल्स का एक स्पेशल सेशन मैं लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें बुक में मैकमिलन की बुक के, या नॉर्मली मैं बात करूं जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी टाइप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम एक स्पेशल सेशन में कर लेंगे, आई की अलग और पीपीबी की अलग। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ मनी मेड टू अ कंट्री फ्रॉम एनी फॉरेन कंट्री इज नोन एज, मतलब ये इंडिया है, यहां पर किसी दूसरे देश ने पैसा भेजा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक रेमिटेंस, इंटरनल इनवर्ड, या नेशनल। तो सीधी सी बात है, ये हमारी कंट्री में एंटर कर रहा है, मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्ड रेमिटेंस, और देश से बाहर जाएगा तो आउटवर्ड रेमिटेंस। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस, जो हमारी क्रॉप्स होती है ना उनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हर एक खेती के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उनको क्या किया जाता है, एक फिक्स वैल्यू कर दी जाती है, ताकि किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन से हमारे फार्मर्स को बचाया जा सके, और उन्होंने जो खेती की उसका आउटपुट उनको सही, उस आउटपुट की वैल्यू उनको सही सही दी जा सके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करती है गवर्नमेंट फॉर हाउ मेनी क्रॉप्स, या बोल सकते हैं डैश क्रॉप्स हम करंटली कर रहे हैं, कमेंसमेंट ऑफ रबी एंड खरीफ सीजन टू एनकरेज फार्मर्स टू परस्यू देयर एफर्ट्स, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनका जो सपोर्ट, उनका जो यहाँ पर काम है उस काम को ज्यादा अच्छे से किया जा सके, उनके एफर्ट्स को हम एनकरेज कर सकें। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16, 18, 22 और 25। हम्म करेक्ट। तो रिसेंटली और करंटली की बात करूं तो गवर्नमेंट 25 क्रॉप्स को यहां पर क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द काउंटर of three major function of banks have changed, right? Which of the following not one of them? काउंटर का मतलब होता है जो बोलते हैं ना, जो दिशा दशा होती है वो, ठीक है, कि ऐसी है वो चीजों को हमने चेंज कर दिया है, उनमें से कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम, उन तीन में से कौन सी चीज है जिसको हमने चेंज नहीं किया है, एसेस टू लिक्विडिटी,
राइट। दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ असेट्स, मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। कि यहाँ पर हमने क्या किया है, बहुत सारी चीजों को चेंज किया है, लेकिन उनमें से कौन सी चीज है जिसको चेंज नहीं किया है? तो हमने चेंज नहीं किया है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व्स को। तो कैपिटल रिजर्व बैंक्स को रखना है तो रखना पड़ेगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं भाई। Which of the following statements is not true in relation to current account? करंट अकाउंट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नॉट ट्रू बता दिया मैंने। ध्यान रखना एग्जाम में भी हम, आप कोई भी होगा ना, इस चीज को लेकर के हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज मीन्ड फॉर इंडिविजुअल्स इंस्टीट्यूशंस हैविंग लार्ज नंबर और वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये करंट अकाउंट जो होता है ये डेली हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकें उसके लिए, जैसे डे टू डे बिजनेस है उसके लिए होता है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अमाउंट की, जितना चाहे डिपॉजिट कर सकते हो आप अकाउंट में। नो इंटरेस्ट इज पेबल, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। करंट अकाउंट ऑफ माइनर्स कैन नॉट बी ओपन इवन इफ इट इज ऑपरेट बाय द नेचुरल गार्जियन। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी मैंने कराया था और इसका करेक्ट आंसर है डी। यहाँ पर ये जो माइनर्स है ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं करंट अकाउंट, लेकिन इनके नेचुरल गार्जियन के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ बैंक लैंड्स मनी, यदि कोई बैंक उधार लेता है पैसा, टू अ माइनर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ परचेजिंग नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, देन बैंक कैन रिकवर द मनी फ्रॉम। पहली चीज तो क्या होता है, जो हमारे माइनर्स होते हैं मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के हिसाब से, जो माइनर्स होंगे वो कभी भी किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में वो पावर नहीं होती। पावर नहीं होने का मतलब है, मतलब उनकी कैपेसिटी को हम कभी भी ये नहीं मानते कि दे कैन बी एंटर इन एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो लोन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द बोरोअर। तो जो बैंक और कस्टमर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो माइनर तो आ नहीं सकता, लेकिन कुछ केसेस में, अब वो केसेस कौन से उनकी बात करते हैं ना, तो कुछ केसेस में, कहाँ गया पैन, हाँ, कुछ केसेस में मतलब यहां पर मैं बात करूं कि माइनर्स को लोन मिल सकता है, लेकिन तब यदि उनको एक्सपेंसेस खर्चे करने हैं उनकी नेसेसिटीज को खरीदने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो ये जो लोन होता है ये रिकवर किससे किया जाएगा? माइनर से, नेचुरल गार्जियन से, एस्टेट ऑफ द माइनर से, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। हम्म ठीक, यहां पर करेक्ट आंसर होगा एस्टेट ऑफ द माइनर से, राइट। अब जब माइनर मेजर हो जाएगा तब उससे भी वसूल कर सकते हैं, या फिर जिसके पास इसकी कस्टडी होगी माइनर्स की, उससे इसकी वसूली करा ली जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। अब डिफरेंट टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, यहाँ पर हमने देखे हैं बहुत सारे टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट होंगे, जिसमें अब आपको ये बताना है द लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर, जहां पर अमाउंट जो है वो फिक्स है और इट कैन बी रिन्यूड एज सून एज द अर्लियर बिल्स हैव बीन पेड। और इससे हम क्या करते हैं, रिन्यू कर देते हैं तुरंत, जो पुराने बिल्स पे कर दिए जाते हैं उसके बाद में। उस लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या बोलते हैं? कंफर्म्ड, विद रिकोर्स, विद रिकोर्स का मतलब होता है लाइबिलिटी के साथ, रिवॉल्विंग और बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग का मतलब है एक बार अमाउंट पे हुआ फिर हमने नए इशू करा लिए। 23rd पे आ जाए ना क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेयर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस इन डेप्थ सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? डिफेंस इन डेप्थ सिक्योरिटी जो होती है उसमें हम बात करें उस स्ट्रेटेजी में, तो कौन सी लेयर जो होती है वो इन्वॉल्व होती है? डाटा इन्वॉल्व होगा, होस्ट होगा, एप्लीकेशन होगी, या फिर यहाँ पर सारी चीजों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे? कौन सी लेयर होगी? डिफेंस इन डेप्थ सिक्योरिटी जो हमारी डाटा सिक्योरिटी होती है उसमें। तो करेक्ट आंसर होगा इसका होस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 24। गिफ्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शैल हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट समझते हो, पीपीआई। पीपीआई क्या होता है? जैसे मोबाइल है, मोबाइल में एक ऐप है, उसमें हमने अमाउंट को क्या किया, लोड कर लिया और उसका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं गिफ्ट करने के लिए, उनमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1000 ईच, 2000 ईच, 5000 ईच और 10000 ईच। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें भाई, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू
क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 रुपए हर एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की हमेशा लिमिट्स होती हैं। तो अगर आपको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में लिमिट नहीं चाहिए तो आप क्या करिए, आप अपने डेबिट कार्ड्स, जीपे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस का यूज कर सकते हैं। दैट्स इट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो 25 क्वेश्चन पे पाई हमने विजय, पाई हमने फतह। 25 में से आपको कितने क्वेश्चंस के सही आंसर पता थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ 25 कितना रहा है। हर एक स्टूडेंट को करना है यहाँ पर कमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और फिर मैं लेवल ऑफ द क्वेश्चंस को कैसे चेंज करूं। राइट, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। ये सजेस्ट करता है, या मतलब इनमें से कोई एक चीज सजेस्ट करती है किसी भी एक इंडिविजुअल को कि उसको ध्यान रहना चाहिए कि उसके जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं, ताकि वो अनएथिकल बिहेवियर्स को कम कर सके। आपको उस थ्योरी से रिलेटेड थ्योरी बतानी है जो एक व्यक्ति को ये बताता है कि आपको अनएथिकल बिहेवियर नहीं करना, या उसका जो अनएथिकल बिहेवियर होता है, गलत बिहेवियर होता है, वो कम हो जाता है। किस थ्योरी में ये डिफाइन किया गया है? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सेल्फ कॉन्स्ट्रुअल थ्योरी, सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस थ्योरी, इंटर डिपेंडेंस थ्योरी। तो ये चार थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी है जो किसी एक इंडिविजुअल को ये बताती है कि उसको ये अनएथिकल चीज है जो उसे नहीं करनी है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस थ्योरी है जो एक इंडिविजुअल को क्या करती है, उसको बार बार याद दिलाती है कि तेरे मोरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तेरे मोरल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, तेरी नैतिकता क्या है, तेरी वैल्यूज, मूल्य क्या है तेरे जीवन के, और तुझे क्या करना है के साथ साथ क्या नहीं करना है, इसके बारे में भी टाइम टाइम पर बताता जाता है। कौन सी थ्योरी? सेल्फ कॉन्सेप्ट मेंटेनेंस थ्योरी। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है यहां पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सेल्फ हेल्प ग्रुप। यदि आप किसी भी स्व सहायता समूह को बनाते हैं तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो नंबर ऑफ मेंबर्स होगा ग्रुप में शुड नॉट एक्सीड। मतलब आप जब भी कभी कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि यहां पर ये ध्यान रखना है कि कितने मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स आपको नहीं रखने हैं। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है तो ठीक है, अगर कराना है तो इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर किसी भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने होते हैं? स्व सहायता समूह में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए 15, 50, 20 और 30। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एग्जैक्टली। तो करेक्ट आंसर ये होता है कि अगर मैं बात करूं 10 से 20, ऐसे ही हम याद करते हैं, 10 to 20 मेंबर्स जो अपने एक सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, जिनकी कंडीशन एक जैसी होती है, जो एक दूसरे को म्यूचुअली क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग एक जैसे बैकग्राउंड के लोग आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। इसमें 10 से 20 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम होंगे 20 मेंबर। 20 से ज्यादा नहीं होंगे यदि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो। राइट। इसके अलावा इसमें मैं एक चीज आपको बताता हूं, वो ये है कि आपको क्या करना है। यहां पर इसमें एक चीज और है, वो ये है कि कहीं कहीं पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो 5 हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, स्पेशल केसेस होते हैं। क्या होते हैं वो स्पेशल केस होते हैं। सर वो स्पेशल केसेस बताओ जरा कौन कौन से होते हैं? सो लेट्स डिस्कस। वो स्पेशल केस में होता है नंबर 1, सबसे पहला, यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बनाया जा रहा है महिलाओं के एक। दूसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हिली एरिया या ऐसी जगह पर है जो कि नॉर्मल नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसेबल्ड पर्सन का, तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस 5 भी हो सकते हैं। राइट। तो ये स्पेशल केस भी आप याद रखना। बात हो गई किसकी? सेल्फ हेल्प ग्रुप की। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो कमेटी जिसने इसको रिकमेंड किया था, उस कमेटी का नाम है एसके कालिया कमेटी। कौन सी कमेटी है? एसके कालिया कमेटी ने रिकमेंड किया था कि आपको क्या करना है, लोन देना है किनको? सेल्फ हेल्प ग्रुप को। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम जो है, ये स्कीम को बैंक्स ने अडॉप्ट किया है और इसे रिकमेंड किया था एसके कालिया कमेटी ने। क्लियर? चलिए, तो कितने लोग हो गए? 20। इसका करेक्ट आंसर हो गया 20। यहां लिख देते हैं अपन।
क्लियर? चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली एस्टेब्लिशेस अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। मतलब इनमें से कौन सा एक टिपिकल टाइप का क्या होता है यहाँ पर, एक ट्रस्ट की बात कर ले कि एक ट्रस्टेड नेटवर्क होता है जो क्या करता है यहाँ पर, जो बैरियर का मतलब होता है रोक लगाता है। रोक लगाता है किसके बीच में? एक तो आपका कहाँ गया, ट्रस्टेड नेटवर्क और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में। मतलब एक भरोसेमंद नेटवर्क होता है, एक भरोसेमंद नहीं होता, अचानक से कोई भी चीज है उसमें एंटर कर जाए। तो इन दोनों के बीच में बैरियर बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है कि मेरे सिस्टम में ट्रस्टेड नेटवर्क के थ्रू मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, अनट्रस्ट होगा तो उसे अपने आप ये रोक देगा। तो कौन रोक देगा? ब्रिज, फायरवॉल, गेटवे या अडॉप्टर? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फायरवॉल, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फायरवॉल सबके नेटवर्क में होता है, आप देखते होगे नीचे दिखाई देता है जहां पर इंटरनेट कनेक्शन का ऑप्शन आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ विच अ फिक्स्ड डिपॉजिट कैन बी क्रिएटेड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो मिनिमम पीरियड क्या होता है जिसमें हम एफडी जो होता है उसको कर सकते हैं। तो चलिए पहले अपन इसकी बात कर लें थोड़ी सी, फिर अपन आंसर पर आते हैं। एफडी की अगर मैं बात करूं फिक्स्ड डिपॉजिट, तो डिपॉजिट जो होते हैं हमारे बैंक में वो होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका टर्म या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम डिपॉजिट, ठीक। डिमांड डिपॉजिट के अंदर दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, कौन कौन से? एक आपका करंट अकाउंट आता है, एक आपका सेविंग्स अकाउंट आता है। और टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के अंदर भी आपके दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं। एक आपका रेकरिंग अकाउंट आता है जिसे हम आरडी बोलते हैं, एक आपका फिक्स्ड अकाउंट आता है जिसे हम एफडी बोलते हैं, ठीक। अब बात हो रही है यहाँ पर एफडी की, तो एफडी बिलोंग्स टू द टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट आपका क्या होगा? रेकरिंग और फिक्स्ड। यहाँ पूछ रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है इसमें हम मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है जो हम एफडी करा सकते हैं। मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, 5 डेज, 7 डेज, 14 डेज या फिर 13 डेज। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है आपको? तो एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर होगा 7 डेज। 7 डेज से और मैक्सिमम की बात करूं तो अप टू 10 ईयर्स, राइट। 10 साल से ज्यादा की एफडी नहीं हो सकती है। सर आरडी का मिनिमम कितना होगा? एफडी का हो गया, आरडी का होता है 6 मंथ्स मिनिमम और मैक्सिमम सेम। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द मॉनेटरी सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है लिमिट, है ना, ऑफ अमाउंट्स रिगार्डिंग द विच सिविल डिस्प्यूट्स कैन बी सेटल्ड अंडर द लोक अदालत। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर मॉनेटरी मतलब मौद्रिक जो लिमिट है वो क्या होती है जिस लिमिट के अंडर हम हमारे जो सिविल केसेस होते हैं उनकी यहाँ पर सेटलमेंट करा सकते हैं लोक अदालत के अंदर। वो अमाउंट कितना होता है, और ये अमाउंट चेंज हुआ है, याद रखिएगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और 20 लाख। इसको हमें अपडेट करना होगा, IIBF की बुक में भी अपडेट नहीं है, ये पुराना डाटा दे दिया उन्होंने, राइट। सॉरी, बताइए एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करते चलिए। कल मिनी मैराथन है और मिनी मैराथन जो होगी पीपीबी की, ठीक 8 PM पर होगी। बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको मिनी मैराथन में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करेंगे तो अच्छे खासे क्वेश्चंस में लेकर के आऊंगा, इससे जुड़ना मत भूलिएगा। 8 PM टुमारो संडे, राइट, पीपीबी की आपकी मैराथन होगी। क्लियर? मिनी मैराथन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 लाख। पहले ये 10 लाख हुआ करता था, अब कितना कर दिया इसको? 20 लाख कर दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोमिसरी नोट। ये 4 स्टेटमेंट या 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि प्रोमिसरी नोट का स्टेटमेंट या प्रोमिसरी नोट कौन सा बनेगा। पहला कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं पे करने का अमन को 5 लाख रुपए और जितना भी सम ऑफ अमाउंट उससे लिया है ड्यू है वो सारा। दूसरा कह रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं राघव को पे करने के लिए ₹25 लाख
और डिलीवर करूंगा माय ब्लैक कार 1 जनवरी अगले साल। किसको? अमन को। मैं प्रॉमिस करता हूं कि भारत को 1 लाख रुपए पे करूंगा डोनीज डेथ, जब डोनी की मृत्यु हो जाएगी, और प्रोवाइड करूंगा डोनी को लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ये कहता है कि आई एक्नॉलेज, मैं एक्नॉलेज करता हूं खुद को कि मैं इंडेट हो जाऊंगा रघु के 8 लाख रुपए चुकाने के बाद, टू बी पेड ऑन डिमांड, जब वो मांगेगा या फिर वो वैल्यू रिसीव करने के बाद में। तो प्रॉमिसरी नोट में क्या स्टेटमेंट हो सकता है ये आपको बताना है। भाई ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में आते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है ऐसा, 2 मार्क्स क्वेश्चन। करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। हाँ, फिर से आ गया जेआईबी क्रैकर बैच। बता देता हूं, इंग्लिश मीडियम स्टार्ट हो रहा है 17 से, बाइलिंगुअल स्टार्ट हो गया 15 से। आईई की क्लास क्रैकर बैच में जो मैं लूंगा और पीपीबी की जो क्लास है बाइलिंगुअल बैच में जो मैं लूंगा, ये दोनों ही क्लासेस आपको मिलेगी 21 और 26 से, राइट। सो पीपीबी की क्लास लेट स्टार्ट होगी, आईई की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ टोटल नंबर ऑफ आवर्स पीपीबी की भी, तो 20 आवर्स की मेरी क्लास रहेगी, जिसमें ऑलमोस्ट 600 एमसीक्यूज को हम कवर करेंगे इस बैच में। ठीक है, केस स्टडी भी होगी और न्यूमेरिकल जो पीपीबी में आते हैं वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस बैच में। यदि किसी को एनरोल करना है तो इसका प्राइस है 499 रुपीज, लेकिन यदि आप आज ही इसको एनरोल करना चाहेंगे तो आपको यूज करना है मेरा नाम HIMANSHU, तो आपको ये वाला प्राइस नहीं पे करना, आप इसको 2624 में परचेज कर पाओगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अमंग द गिवन, दिए हुओं में से which of the following documents are not among the basic requirement documents which is required for taking the personal loan। अब ये दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत नहीं होती हमें जब हम पर्सनल लोन देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहता है प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सैलरी सर्टिफिकेट आर नॉर्मली ऑब्टेन्ड। प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की आप कहां पर नौकरी करते हैं, सैलरी सर्टिफिकेट मतलब सैलरी स्लिप्स। आफ्टर सैंक्शन द लोन, लोन सैंक्शन होने के बाद में बैंक्स क्या करता है, नेसेसरी करता है लोन डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डीपीएन, डिमांड प्रॉमिसरी नोट, सैलरी लोन एग्रीमेंट एटसेट्रा फ्रॉम द बोरोअर, और गारंटी लेता है एग्रीमेंट की गारंटर के साथ में, दोनों में से जो भी है वो। तीसरा कहता है कि पोस्ट डेटेड चेक्स भी लिए जाएंगे फ्यूचर ईएमआईज के लिए, मतलब जैसे फिक्स कर दिया ईएमआई आपकी ड्यू डेट होती है हर महीने 10 तारीख को, तो आपसे चेक ले लिए 20-22 जो भी इंस्टॉलमेंट बन रही है आपकी, उतनी आपसे चेक ले लिए साइन करा करके, उनमें वो डेट डाल दी। ठीक, इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे लिया जाएगा। तो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो नहीं लिया जाता है इनमें से, जब आप बैंक लोन देते हैं किसी को पर्सनल लोन, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप कस्टमर से नहीं लोगे। राइट, तो हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। क्यों? हमें कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं, हमें उसका फाइनेंशियल बिहेवियर और फाइनेंशियल स्टेटस से मतलब होता है कि वो लोन लेने के बाद लोन चुका पाएगा कि नहीं, राइट। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट सही है इसका डी, हाँ ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द बिल्स आर ऑल्सो नोन एज साइट बिल। साइट बिल का मतलब होता है पे एट साइट, देखने के बाद उनको पे किया जाए। तो कौन से टाइप के बिल्स जो होते हैं वो साइट बिल्स कहलाते हैं, इनलैंड बिल, उसेंस बिल्स, डॉक्यूमेंट्री बिल्स या फिर डिमांड बिल्स। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर होगा कि साइट बिल्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो हम जानते हैं सॉरी डिमांड बिल के नाम से। किस नाम से? डिमांड बिल। क्यों जानते हैं, डिटेल देख लेते हैं। डिमांड बिल एक तरीके का बिल होता है जिसे हम साइट बिल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो डिमांड बिल होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे पे किया जाता है ऑन डिमांड, नो टाइम फॉर द पेमेंट इज स्पेसिफाइड देयर इन, जहां पर पहले से प्री फिक्स्ड और प्री डिफाइंड ना तो डेट होती है ना टाइम होता है, राइट। तो जो पेई होता है वो एंटाइटल्ड होता है द वैल्यू ऑफ द बिल ऑन डिमांड एंड ऑन प्रेजेंटेशन। तो जो वैल्यू जब प्रेजेंट करते हैं ना तभी उसको यहां पर
अमाउंट मिलेगा। चलिए अगला बोले तो साइड बिल मतलब डिमांड बिल। अगला फिक्स डिपॉजिट यदि हम करते हैं 2 करोड़ रुपए का या इससे अधिक अमाउंट का, किस बैंक में? शेड्यूल कमर्शियल बैंक में। लेकिन आरआरबीज की नहीं बात कर रहे हैं हम, आरआरबीज को छोड़ के जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनमें से किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में यदि मैं एफडी कर दूं 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक की, उसे हम किस तरीके की कैटेगरी में रखेंगे? वैल्यू डिपॉजिट, बल्क डिपॉजिट, गोल्डन डिपॉजिट, पार्क डिपॉजिट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक। इसमें सर ये आरआरबी को क्यों अलग किया? क्योंकि इसका एक अलग क्राइटेरिया है, वो मैं आपको यहां बता दूंगा। ठीक है, राइट। इसे क्या बोले? गोल्डन डिपॉजिट बोल रहे, 2 करोड़ का गोल्डन नहीं। वैल्यूड क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, हाई वैल्यू नहीं। बल्क डिपॉजिट बोल सकते हैं, बड़ा अमाउंट है तो सर बल्क बोल सकते हैं, तो वैल्यूड भी तो हो सकता है। पार्क्ड का तो समझ नहीं आ रहा, पार्क्ड तो मुझे नहीं लग रहा, तो ये 2 तो नहीं हो सकते हैं ऐसे नाम, लेकिन हो भी सकता है। बाकी ऐसा लग नहीं रहा कि मैच हो, तुक्का मारने वाला इनको तो छोड़ ही देगा। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, बल्क डिपॉजिट। तो जितना भी हमारा अमाउंट 2 करोड़, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बैंक के पास में हम एफडी कराते हैं, यदि किसी भी हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आरआरबीज को छोड़ के 2 करोड़ या उससे अधिक की एफडी कराई जाएगी, और किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक और आरआरबीज में यदि हम करते हैं 15 लाख की या उससे अधिक अमाउंट की, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बल्क डिपॉजिट्स बोलेंगे। तो याद रखना 2 करोड़ या उससे अधिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक में और 15 लाख या उससे अधिक आरआरबीज में यदि कोई व्यक्ति एफडी करता है, तो वो जो एफडी करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बल्क डिपॉजिट। राइट, चलिए आगे चलें। वेरी गुड, अगला देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैंक्स हैव टू मेक अ पॉजिटिव पे फैसिलिटी। देखो इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट जेआईबी जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था ना 2023 मई में, इसमें क्वेश्चन आया था, पता किससे रिलेटेड? इस पॉजिटिव पे फैसिलिटी से रिलेटेड। अब इस पॉजिटिव पे फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या क्वेश्चन था वो देखते हैं। पॉजिटिव पे फैसिलिटी अवेलेबल होती है सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए जो इशू करते हैं चेक्स फॉर द अमाउंट ऑफ रुपीज। मतलब पॉजिटिव पे फैसिलिटी उन सभी कस्टमर्स के लिए होती है, उन सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए होती है जो इशू कर रहे हैं चेक अमाउंट रुपीज या उससे अधिक अमाउंट का, डैश अमाउंट या उससे अधिक का। 50,000, 75,000, 1 लाख या 2 लाख। सर 5 लाख तो इसमें है ही नहीं, हमने तो 5 लाख भी पढ़ा है। 5 लाख तो ऑप्शन में है ही नहीं सर। चलिए देखते हैं। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा 50,000 रुपए। चलिए आगे देखें क्यों होगा, इसमें कुछ अपडेशन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अपडेशन ये है कि जो पॉजिटिव पे सिस्टम है किसके लिए? ये सीटीएस के लिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। पॉजिटिव पे सिस्टम में हम क्या करते हैं, एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि इसके इतना या इससे अधिक अमाउंट का यदि चेक हमारे पास आएगा तो हम कस्टमर की आईडी लेंगे जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, इसमें हम प्रोसेस को करते हैं कि हम रिकन्फर्मिंग की डिटेल्स भेजते हैं, एसएमएस करते हैं कस्टमर को, उससे मांगते हैं यदि चेक्स की वैल्यू लार्ज है। इसे 1 जनवरी 2021 से इफेक्टिव किया गया। एनपीसीआई जो कि हमारा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये मैनेज करता है सीटीएस सिस्टम को, और साथ में इसने डेवलप किया है फैसिलिटी ऑफ पॉजिटिव पे इन सीटीएस। बैंक्स हैव टू मेक सच फैसिलिटी अवेलेबल टू ऑल अकाउंट होल्डर्स। तो जो बैंक्स होते हैं उनको ये फैसिलिटी सभी बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए इशू करनी होती है जो भी चेक इशू कर रहे हैं, अमाउंट कितना? 50,000 या उससे ज्यादा धनराशि का। कस्टमर्स को क्या करना होता है, अब यहाँ पर कस्टमर डिस्क्रिशन मतलब कस्टमर की इच्छा अगर है तो उसके हिसाब से ये अवेल कर सकता है फैसिलिटी। बैंक्स हैव द ऑप्शन, मतलब मुझे लगता है कि मेरे जो भी चेक 50,000 से ज्यादा के जाएंगे ना, तो उसमें मुझे पॉजिटिव पे सिस्टम में मुझे एक बार रिकन्फर्म जरूर करना कि मेरे नाम से कोई चेक पहुंचा है मेरे अकाउंट से इशू होकर के, तो उसको आप अगर कैश करो तो मुझे जरूर बताना। मैं कस्टमर हूं और मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है तो मुझे कंफर्म करना जरूरी है, आप रिकन्फर्म करना बैंक। ये पॉजिटिव पे सिस्टम है। ये तो हो गया 50,000 से ज्यादा के लिए कस्टमर चाहे तो, लेकिन इसको मैंडेटरी किया गया है यदि चेक अमाउंट 5 लाख या उससे अधिक के होते हैं ना, तो इसको बैंक ने मैंडेटरी किया कि आपको रिकन्फर्म करना है वो सारी डिटेल बैंक के कस्टमर से जिसने चेक को ड्रॉ किया। ड्रॉर ऑफ द चेक कौन होगा? बैंक का कस्टमर।
राइट। तो करेक्ट आंसर तो मैंने इसका बता ही दिया था, उसमें 50,000 था और 5 लाख से तो फिर ये मैंडेटरी है। द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज नोन एज, अब क्या होता है, हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब क्या होता है, और क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें जिस पर्सन की, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो पर्सन गारंटी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो पर्सन गारंटी देता है उसको क्या बोले भाई, जो पर्सन गारंटी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बेनिफिशियरी, डेटर, क्रेडिटर या फिर श्योरिटी। तो चलो दो पार्टी बना ले, मान लो मैं एक एग्जांपल दे दूं, ये है मिस्टर रामू, राइट, ये पहुंचे हैं दुकान में सामान खरीदने के लिए, किसी भी दुकान में XYZ, इस शॉप पर पहुंचे, इन्होंने 2,000 रुपए की शॉपिंग की। अब इनके पास कैश नहीं है, पैसा लेकर नहीं गए थे कैश, और यूपीआई हो नहीं पाया किसी कारण से, तो या तो ये सामान छोड़ दें, अगली बार घर से पैसा लेके आए और इसको दे दें। पता चला कि रामू का एक जानने वाला, मतलब ऐसा कोई सगा दोस्त नहीं, बस जान पहचान वाले की दुकान यहाँ पर है। रामू जी यहाँ पहुंचते हैं इस श्यामू के पास और श्यामू से कहते हैं, अरे श्यामू भाई मुझे 2,000 रुपए उधार दे दो। तो श्यामू पूछता है क्यों, तो मिस्टर रामू ये पूरी कहानी उनको समझाते हैं कि मैंने 2,000 के प्रोडक्ट लिए, मेरे पास पैसा नहीं था, यूपीआई हुआ नहीं, तुम दे दो, तुम तो पड़ोस में रहते हो मेरे, घर से ले लेना। उसने कहा अरे सर, परेशान हो रहे रामू होके, एक काम करो, आप क्या करिए, मुझसे 2,000 रुपए लेने की बजाय क्या करो, मेरे साथ चलो इस दुकानदार के पास। श्यामू रामू को लेके इस दुकानदार के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि भाई दुकानदार, ये मिस्टर रामू मेरे जानने वाले हैं, ये 2,000 रुपए का जो भी सामान ले जा रहे हैं इनको ले जाने दो, और ये 2,000 रुपए तुम्हें घर से ला करके दे देंगे, अगर ये नहीं देंगे तो मेरी गारंटी है। तो जब ये बोला ना कि मेरी गारंटी है, उस टाइम पर इस श्यामू ने इस रामू की गारंटी ले ली है, और उस केस में ये जो श्यामू है ये बन जाएगा श्योरिटी। क्या बनेगा, ये बनेगा श्योरिटी। तो श्यामू क्या बन गया, श्योरिटी, और रामू बनेगा प्रिंसिपल डेटर। सर ये प्रिंसिपल डेटर बन गया, इसको तो पैसा चुकाना ना इसका, हाँ तो इसको प्रिंसिपल डेटर बोलेंगे, और ये जो पर्सन होगा ये कहलाएगा प्रिंसिपल क्रेडिटर, राइट, या क्रेडिटर बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, यहां पर जो बंदा गारंटी लेगा ना वो श्योरिटी कहता है, क्योंकि वो श्योरिटी दे रहा है किसी के बिहाफ पर। यहां तक आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द आर्टिकल 4A ऑफ द यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड UCC of the USA the definition of an electronic fund transfer EFT system given। अब हमारा जो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो इसने क्या किया है, कोड बना रखा है। क्या बना रखा है, कोड बना रखा है। क्या कोड बना रखा है, इसने एक कोड बनाया जिसका नाम है यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड। ये ऐसा कोड है जो इंटरनेशनल लेवल पर या उनकी कंट्री में जो भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स होते हैं उसके लिए उसने बनाया। तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को, जो EFT सिस्टम होता है ना, उसको एक सेक्शन में डिफाइन किया है। वो सेक्शन कौन सा है बताओ आप, 104 सबसेक्शन 5, सेक्शन 105 सबसेक्शन 5, 101 और 105। और ये आपको कहां मिलेगा, ये हमारे NEFT से रिलेटेड भी यहां पर मिल जाता है। चलिए करेक्ट आंसर बताओ जल्दी, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या होगा, ABCD, 104, 105, 101, 104, राइट। इसका करेक्ट आंसर है 105 सबसेक्शन 5 ऑफ द UCC, राइट। चलिए इसकी थोड़ी सी डिटेल भी देख लेंगे। EFT सिस्टम की मैं बात करूं तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT। ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है मनी का फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर, मतलब एक बैंक अकाउंट से जब हम दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ इलेक्ट्रॉनिकली पैसा यहां से ट्रांसफर करते हैं विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट अक्रॉस मल्टीपल, या तो एक ही बैंक से बैंक, मतलब SBI का SBI में, या फिर एक बैंक से दूसरे किसी बैंक इंस्टीट्यूशन में वाया कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, किसी कंप्यूटर सिस्टम के आधार पर, विदाउट द डायरेक्ट इंटरवेंशन ऑफ द बैंक स्टाफ। उसमें बैंक स्टाफ को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है और आप ट्रांसफर कर पाते हो। तो यहाँ पर सेक्शन 105 सबसेक्शन 5 ऑफ द आर्टिकल 4A UCC का जो है ये डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को, कहां पर, US का, राइट। तो ये होता है आपका EFT, और EFT से हमने NEFT RTGS फिर आगे बना लिया। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
द स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट, जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट है किसके, बैंकिंग के, इसके अंदर हम किस चीज को इंक्लूड करते हैं, जिसका मतलब होता है कि नो इंटेंशन टू ट्रीट द बिजनेस पार्टनर इन अ इमोरल वे। मतलब इसमें हम कौन सी चीज को फॉलो करें, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको हमने इंक्लूड किया है, जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम हमारे बिजनेस पार्टनर को ट्रीट करें एक गलत तरीके से, इमोरल वे में। बताइए। तो स्टेटमेंट्स आपको दिख रहा है। पहला है इंटीग्रिटी, डिग्निटी, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी। इंटीग्रिटी एकता, डिग्निटी मतलब उसकी डिग्निटी के साथ, फेयरनेस मतलब सही तरीके से चीजें, और न्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रल रहना। तो कोड ऑफ कंडक्ट में किसको इंक्लूड किया गया है, तो यहां इंक्लूड किया गया इंटीग्रिटी को, राइट। क्लियर। चलिए अगला देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज, क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेज एंड मीन्स टू रिकॉग्नाइज एन एथिकल वर्क प्लेस। इनमें से कौन सा जो है यहां पर वेज और मीन्स है कि जो हमें पहचानेगा कि एथिकल वर्क प्लेस क्या हो सकता है। नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है रेस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट करना हमें सारे कैटेगरी के जितने भी कस्टमर है उनके साथ में, फ्रंट ऑफिस पर्सनल के साथ एक, मतलब जो फ्रंट ऑफिस पर्सनल है जो विंडो पर बैठते हैं उनको सारे कस्टमर्स के साथ सही तरीके से व्यवहार करना, सही और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना कस्टमर्स को, फेयर और अप्रोप्रिएट ट्रीट करना हमारे को एम्प्लॉइज को। अब ये कहता है कि कौन सा जो है ये एथिकल वर्क प्लेस को पहचानने में हमारी हेल्प करेगा, कौन कौन सी चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये एथिकल वर्क प्लेस है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ऑल द 3 अबव, बी कहता है 1 and 2 ओनली, सी कहता है 2 and 3, और डी कह रहा है 1st and 2nd। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल द 3 अबव। ये तीनों चीजें ऐसी होनी चाहिए तो हम समझ जाएंगे कि यार ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एथिकल वर्क प्लेस है, इसमें सब सही चल रहा है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CTS in India use a combination of dash and dash images। CTS पता है ना आपको, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 के नाम से जानते हैं हम, जिसमें हम ऑनलाइन चेक्स को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। और ये जो चेक क्लियरेंस है पहले MICR बेस्ड होता था, अब हमारा ग्रिड बेस्ड चेक क्लियरेंस होता है। और इसमें 3 ग्रिड हमारी बनाई गई है, याद रखना कितनी, 3 ग्रिड। हाँ तो कौन कौन सी इमेज हम लेते हैं, व्हाइट स्केल, ब्लैक एंड ब्राउन, ग्रे स्केल एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, ब्राउन स्केल एंड ब्लैक एंड ग्रे, ब्लैक स्केल एंड व्हाइट एंड ग्रे इमेज। देखो ब्लैक एंड व्हाइट साथ में आता है, याद रखना, तो ब्लैक एंड व्हाइट यहां साथ में आया और ये आ रहा है ग्रे स्केल। तो इंडिया में हम यूज करते हैं ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस को, जो कि चेक की होती है। और चेक की 3 इमेज ली जाती है हमेशा, कितनी, 3 इमेजेस लेकर के हम फिर चेक को आगे क्लियरेंस के लिए भेजते हैं, जो कि ऑनलाइन ग्रिड बेस्ड हमारा क्लियरेंस होता है। किसके थ्रू, CTS के थ्रू। CTS किसका प्रोडक्ट है, NPCI का। NPCI के अंडर आता है CTS, CTS 2010 के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलें, सही है, ये करेक्ट आंसर हो गया बी। हाँ चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यदि कोई कंप्लेंट, जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है उसने कंप्लेंट की, लेकिन उसको किसी भी तरीके का सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस नहीं मिला, कि उसको सही नहीं लग रहा कि जो उसको रिस्पांस दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं है, किसके द्वारा, बैंक के द्वारा दिया गया है। तो विद इन द डैश फ्रॉम द डेट ऑफ हिज लॉजिंग द कंप्लेंट, जिस दिन उसने कंप्लेंट की थी उससे कितने दिनों के अंदर ही विल हैव टू ऑप्शन टू अप्रोच द ऑफिस ऑफ द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कंसर्न्ड फॉर रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवियंसेस। मतलब किसी बैंक के कस्टमर ने या रेगुलेटेड एंटिटी के कस्टमर ने, बैंक, NBFCs के, अब क्योंकि इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन सिस्टम आ गया, 3 अलग अलग ऑम्बुड्समैन को हमने ऐड कर दिया। तो रेगुलेटेड एंटिटी का मतलब है उन तीनों ही एक्ट्स के अंदर आने वाले
जो हमारी एंटिटीज होती हैं उसके किसी भी कस्टमर ने यदि कोई कंप्लेंट की है और उस कंप्लेंट का उसको सॉल्यूशन नहीं मिला, तो कंप्लेंट फाइल करने के कितने दिनों के अंदर उसे यहाँ बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अप्रोच कर लेना है, सो दैट उसको सही उसकी शिकायत का निवारण मिल जाए। तो ऑप्शन है 60 डेज, 30 डेज, 15 डेज या फिर 45 डेज। बताइए एग्जैक्टली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 30 डेज। और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम की मैं बात बता दूं आपको, तो ये जो डिसीजन देता है उस डिसीजन को हम क्या बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, एक पहली चीज। दूसरा, इसके अलावा जो मैक्सिमम डिसीजन होता है ये 20 लाख रुपए का, सॉरी अप टू ₹20 लाख का ये कंपनसेशन दिला सकता है किसी बैंक के अगेंस्ट, प्लस 1 लाख रुपीज मिलते हैं मेंटल एंगिश के। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछता है सर कि अगर कोई भी पर्सन बैंकिंग ओम्बुड्समैन मतलब जो इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन है उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो अगला फर्दर वो अपील कहां करेगा, तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होता है, तो अपीलेट अथॉरिटी जो होगा वो होता है आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, राइट। आरबीआई का जो ईडी होगा ना वो अपीलेट अथॉरिटी यहां पर होगा। और इसके बाद अगर अपन बात करें तो चंडीगढ़ में यहां पर उन्होंने एक कस्टमर्स की कंप्लेंट को सुनने के लिए एक ऑफिस खोल रखा है, करेक्ट। और दूसरी चीज याद रखिएगा, इसका कोई जूरिडिक्शन नहीं है क्योंकि वन नेशन वन ओम्बुड्समैन, करेक्ट। चलिए अगला देखें, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया विद इन 30 डेज। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं है, मतलब इनकरेक्ट। ब्राइब्स कैन ओनली बी मॉनेटरी इन नेचर। जो ब्राइब होता है जिसे हम बोलते हैं ना कि घूस, घूस जो होती है वो सिर्फ मॉनेटरी नेचर, मतलब उसमें सिर्फ हम कैश दे सकते हैं, मौद्रिक हो सकता है। दूसरा कहता है कि टेकिंग और गिविंग ब्राइब, मतलब घूस लेना और देना, दोनों ही जो होता है अमाउंट टू अनलॉफुल एक्टिविटीज में आते हैं और दोनों ही चीजों को हमें पनिशेबल रखना चाहिए। मतलब मैं अगर दे रहा हूं घूस तो मुझे भी मेरे अगेंस्ट भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, राइट। तो यही बात यहां पर की जा रही है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें नॉट ट्रू है। वेरी गुड। देखो ब्राइब को हम ऐसे देख सकते हैं कि फेवर्स, मतलब कोई भी आप उसको फेवर्स दे दो। अब जरूरी नहीं कि मॉनेटरी हो, सीधे कैश दे दो, आप उसको भेज दो किसी ट्रिप पर घूमने के लिए, जाओ फॉरेन घुमाओ, ठीक है, ये हो सकता है। या फिर आप उसको कार दे दो, गिफ्ट दे दो, ज्वेलरीज दे दो, तो जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी ही हो, ये कुछ भी हो सकता है। और हाँ ये तो सही है कि अगर अपन बात करें कि अगर कोई हम बात करते हैं तो घूस देना और घूस लेना दोनों ही पनिशेबल ऑफेंस होते हैं। इसमें जो इनकरेक्ट है ना वो ओनली वन होगा इनकरेक्ट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट। गारंटी ऑफ द बैंक, बैंक की जो गारंटी होती है ये अश्योर करती है एक्सपोर्टर ऑफ द, एक्सपोर्टर को कि वो टाइमली क्या करे, पेमेंट करे इंस्टॉलमेंट्स का, उसे हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी और एडवांस पेमेंट गारंटी। मई 2023 JIB सेम क्वेश्चन आस्क्ड, क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मतलब बैंक आपको एक गारंटी देता है किसी को कि वो एश्योर करेगा एक्सपोर्टर को कि वो टाइमली पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल गारंटी नहीं, परफॉर्मेंस गारंटी नहीं, है तो परफॉर्मेंस की होती है, एडवांस पेमेंट गारंटी नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा डेफर्ड पेमेंट गारंटी। आप याद रखिएगा डेफर्ड पेमेंट रिलेटेड जो भी चीज होगी ना वो इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड होती है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखें, सही है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, हाँ बी, ठीक है। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू इन्वेस्टिगेट alleged corruption and misuse of the power by public servants and protect the complaint। इनमें से कौन है जो क्या करता है, यहां पर जो हमारे एक ऐसा सिस्टम है, मैकेनिज्म है जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए करवाता है करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर के अगेंस्ट। किसी ऑफिसर ने अगर अपनी पावर का मिसयूज किया है, गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट ने, तो उसके लिए, और साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करता है कॉम्प्लेनेंट को,
मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो शिकायत करता है ना, उसको यहां पर सुरक्षा मिले। ये कौन से एक्ट्स में डिफाइंड है? आरबीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट। एथिक्स का क्वेश्चन है, एथिक्स में है आपके ये वाला चैप्टर। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर होगा विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 2011 में पास किया गया। ये क्या है? ये वो एक्ट है जो ऐसे लोग रहते हैं जो किसी भी हमारी सरकारी संस्थाओं में यदि पद का दुरुपयोग, फंड्स का दुरुपयोग, किसी भी तरीके से मिसयूज हो रहा होता है तो उसके अगेंस्ट ये आवाज उठाते हैं, लोगों तक उस चीज को पहुंचाते हैं, कंप्लेंट करते हैं उसके अगेंस्ट। तो ये एक्ट उन विसिल ब्लोअर्स को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो। अगला देखें, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहां पर। When a customer deposits money with his bank, the customer becomes, जब बैंक में कस्टमर क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा मनी को, तो कस्टमर क्या बनता है? डेटर, बोरोअर या फिर लैंडर या बोथ ए एंड बी। हम बात करें यहां पर क्योंकि पैसा दिया जा रहा है, तो बैंकर के बाद हम बात करें कस्टमर की, तो कस्टमर बन जाता है लैंडर, राइट। 21, to remove the opportunity for employees to make unethical decisions, most companies have developed formal system। क्या है? हमारी कंपनीज में किसी भी तरीके की अनलॉफुल या फिर अनएथिकल चीजें जो है ना वो डिसीजन ना हो, उसके लिए बहुत सारी कंपनीज ने, ज्यादातर कंपनीज ने क्या किया है? डेवलप किया एक फॉर्मल सिस्टम। किस चीज का? अकाउंटेबिलिटी का, ओवरसाइट का और कंट्रोल का। अकाउंटेबिलिटी मतलब डिसाइड कर दी कि आपकी जवाबदारी, जवाबदेही है। ओवरसाइट ध्यान रखना, और कंट्रोल का। उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? उस सिस्टम को हम रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बोल दें, एम्प्लॉयज आइडेंटिफिकेशन टूल बोल दें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल दें, या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोल दें। बताइए क्या बोल दें? राइट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं वो सही आंसर है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसका एकदम सही आंसर होगा, राइट। चलिए आगे देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ऐसे नियम बना लेना जिसके अंडर हम काम करें ताकि कोई भी अनएथिकल चीजें हमारी इसमें ना होने पाए। करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है वित्तीय साक्षरता की मैं बात कर रहा हूं। किसकी? वित्तीय साक्षरता। तो वित्तीय साक्षरता के संदर्भ में कौन से दो स्टेटमेंट होंगे या कौन सा स्टेटमेंट होगा वो ट्रू नहीं है? स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, ठीक है। नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी डिस्क्राइब करता है कि एक व्यक्ति की एबिलिटी जिसमें वो इन्फॉर्म करता है कि वो जजमेंट, खुद डिसीजन ले पाए कि उसे किस तरीके से अपने मनी को मैनेज करना है, ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल लिटरेसी इंपॉर्टेंट एक एजेंट है जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन और अल्टीमेटली बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी स्टिमुलेट करती है सप्लाई साइड बाय प्रोवाइडिंग दी फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में हम क्या करते हैं? सप्लाई साइड में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं लोगों को। तो इसका करेक्ट आंसर ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फाइनेंशियल लिटरेसी के टर्म्स में। देखो पहला तो सही है। फाइनेंशियल लिटरेसी जो होती है ये हमारे डिसीजन लेने में हेल्प आउट करती है कि हमारे पास जो पैसा है उसको हम कैसे मैनेज करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे सेविंग्स करें, टाइप्स की चीजें, ये इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। एग्जैक्टली अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो यहाँ पर ये हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है लोगों की वो आती चली जाएगी। ये कहता है कि स्टिमुलेट द सप्लाई साइड, सप्लाई साइड में स्टिमुलेट करेगा, इंप्रूव करेगा फाइनेंशियल सर्विसेज जो लोगों तक पहुंचेगी उससे नहीं। ये तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो यही पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है, तो स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। हाँ देखो ये क्यों इनकरेक्ट है वो मैं बता देता हूं आपको। ये फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड पूछ रहा है जबकि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस द टर्म लीन। कौन सा टर्म है जो लीन को डिफाइन करता है, ठीक है। पहला, ये एक राइट होता है बैंकर का जिसमें वो पोजीशन लेता है किसी भी गुड्स का या सिक्योरिटीज का जो कि डेटर के पास में रहता है, मतलब डेटर का होगा, ठीक है। अनटिल द डेट ड्यू फ्रॉम द लेटर इज पेड, मतलब तो ये हमेशा किसके पास? डेटर के पास रहता है जब तक कि डेट
ड्यू जो होता है क्रेडिटर चुका, सॉरी लीन क्या होता है यहाँ पर, जो गुड्स एंड सर्विस होता है उसका पोजीशन होता है किसके पास में, बैंकर के पास में, जो डेटर का होता है। जब तक कि डेटर चुका नहीं देगा पैसा तब तक ये बैंक के पास रखा रहेगा। एक तरीके का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ सिक्योरिटी होता है मूवेबल प्रॉपर्टी पर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर क्रिएटेड बाय द बोरोअर इन फेवर ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर विदाउट द डिलीवरी ऑफ पोजीशन द मूवेबल प्रॉपर्टी टू द क्रेडिटर। मतलब हम क्रेडिटर को प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं दे रहे, सिर्फ पेपर्स दे देंगे। ये एक तरीके का कानूनी राइट होता है डेटर का, जो कंसीडर करता है डेट ओनिंग टू हिम बाय अ क्रेडिटर व्हेन क्लेमिंग अ डेट ड्यू टू फ्रॉम हिम to the creditor. It is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall when a purpose is accomplished to the returned. बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लीन क्या होता है? तो लीन एक तरीके का, मुझे तो ये पता है कि राइट होता है बैंक का, और इम्प्लाइज्ड प्लीज इसको बोल सकते। तो लीन क्या है? लीन एक तरीके का राइट होता है बैंकर का किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे मैंने कोई लोन लिया तो उसका पोजीशन बैंक को दे दिया, जब तक कि मैं लोन नहीं चुकाऊंगा पोजीशन उसके पास रहेगा, और अगर मैंने लोन डिफॉल्ट कर दिया तो बेच भी सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। Which among the following is not an appropriate feature of the protected disclosed scheme for private sector and foreign banks? इसमें कौन सा अप्रोप्रिएट फीचर नहीं है प्रोटेक्टेड डिस्क्लोजर स्कीम का जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए बचे? नंबर 1, पहले जो कंप्लेंट्स होंगी ना इस स्कीम के अंडर would covers the area such as the corruption, इसमें corruption, misuse of office, criminal offenses, suspected और actual frauds को कवर करते हैं। इस स्कीम के अंडर जो एम्प्लॉइज होते हैं ना बैंक के, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के, इसमें फॉरेन बैंक को हम नहीं बात कर रहे हैं। कस्टमर्स, स्टेक होल्डर, एनजीओ, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कैन लॉन्च अ कंप्लेंट, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। एनोनिमस, अननोन, सीडोनिमस कंप्लेंट जो होती है किसी दूसरे के थ्रू भी आ सकती है इस स्कीम के अंडर। फाइनल एक्शन जो होता है वो आरबीआई लेता है कंप्लेंट पर, जो भी इंटीमेट करना है कंप्लेनेंट को वो कौन करेगा? आरबीआई ही करेगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? स्टेटमेंट 1 to 4 1 and 3 ओनली 3 1 2 3 4 बताइए। तो इसमें आपको बताना है नॉट ट्रू। चलो तो पहले अपन ट्रू ट्रू तो ढूंढ लें। द कंप्लेंट स्कीम, हाँ इसमें मिसयूज और ये सारी चीजों की आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉइज इसमें हाँ फॉरेन बैंक को कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसकी कंप्लेंट हो सकती है, सॉरी इसकी कंप्लेंट हो सकती है। थर्ड, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी की कंप्लेंट वहां कर सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें आपको नाम से कंप्लेंट करनी पड़ेगी, अननोन एनोनिमस नहीं हो पाएगा। और फाइनल एक्शन जो होता है वो आरबीआई लेता है, ये सही है। अब जो पूछा उसके हिसाब से ऑप्शन चूज कर लो। ये बोल रहा है कि नॉट एन अप्रोप्रिएट फीचर, फीचर नहीं है, तो फीचर नहीं है सिर्फ थर्ड वाला, सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन है, हाँ है। सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखें। ऑन हो गया, राइट, हाँ वर्किंग, ओके। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनएफएस इज नॉट ट्रू? अगर मैं बात करूं यहां पर कौन सा स्टेटमेंट है जो एनएफएस से रिलेटेड है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच से रिलेटेड है, लेकिन सही नहीं है। ये सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है जो एटीएम शेयर करते हैं हमारे इंडिया में। ये डेवलप किया गया था आईडी-आरबीटी के द्वारा। 2009 में इसको टेक ओवर कर लिया किसने? एनपीसीआई ने। बताइए कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है? आईडी-आरबीटी ने किया था, ठीक है। दूसरा एनपीसीआई ने इसको टेक ओवर किया, ये भी सही है। करेक्ट, बोथ बीएनसी जो है वो तो बोल रहा है करेक्ट कौन सा नहीं, तो ये तो करेक्ट हो गया, ये भी हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट यहां से गया, ठीक है। और एक ऑप्शन इसका होना चाहिए उस हिसाब से, क्योंकि ये लार्जेस्ट शेयरिंग नेटवर्क है, ठीक है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये लार्जेस्ट नेटवर्क शेयर्ड है हमारे एटीएम्स का। इसकी अगर अपन बात करें तो इसको डेवलप किया गया था आईडी-आरबीटी ने, और इसे एनपीसीआई ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया, ठीक, क्लियर। और अगर अपन बात करें 2022 तक की,
तो इसमें 1203 मेंबर एटीएम्स इसके साथ काम कर रहे हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच के साथ में।